वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। करो सर, कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं अपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल डिस्कशन में। और आज दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक नई सीरीज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। इसमें अगर हम बैंकिंग और वित्त की जो धोखाधड़ी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये हमारी एक नई सीरीज़ है, नया प्रयास है। तो आपके हम इसमें एक सहयोग चाहेंगे कि अधिक से अधिक आप हमें इसमें सहयोग दें, जिससे कि हम आपके विचारों को इसमें और पार्टिसिपेट बढ़ा सकें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि हमारी नई सीरीज़ बैंकिंग और वित्त धोखाधड़ी के ऊपर है, तो इस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स में आता क्या क्या है। अगर हम बात करें कि इसका किस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया है, तो 2011 में आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया। और उस वर्किंग ग्रुप में उन्होंने बेसिकली ये वर्किंग ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, टेक्नोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड साइबर फ्रॉड्स के ऊपर उन्होंने बनाया। और इसमें इन्होंने डिफ़ाइन किया कि किन चीज़ों को हम लोग एक तरीके से बैंकिंग और वित्त धोखाधड़ी के अंदर आएंगे। तो ये बेसिकली ये था कि एक डिलिबरेटली एक्ट, मतलब टू ओमिशन और कमीशंस बाय एनी पर्सन कैरीड आउट ऑन द कोर्स ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन और इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड एंड मैनुअली अंडर कंप्यूटर सिस्टम इन बैंक, रिजल्टिंग इन द wrongful gain to any person for a temporary period or otherwise or with or without monetary loss of to the bank। अब ये मतलब किसी के अनवांछित तरीके से फ़ायदा ले लेने में बैंकिंग सिस्टम में किसी एक आदमी का नुकसान या किसी एक का फ़ायदा हो जाने, मे बी बैंक का लॉस हो या ना हो, पर किसी बैंकिंग कस्टमर का लॉस उसमें होगा ही होगा, और किसी एक का फ़ायदा। तो इस तरीके के जो फ्रॉड या चीटिंग या इरेगुलरिटीज़ है उसको फ्रॉड के अंदर डाला गया। इसमें उन्होंने बेसिकली 7 चीज़ें इस तरीके से उसको डिफाइन किया कि एक तो मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो दो पार्टियों के बीच में होता है। एक फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट थ्रू फोर्ज इंस्ट्रूमेंट और मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। और अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी जो लोन्स मिलते हैं उसमें इलीगलिटी या अलग अलग तरीके से डेटा दे देना। निग्लिजिबेंस एंड कैश शॉर्टेज दिखा देना। चीटिंग और फ्रोजरी क्या के डिटेल्स आ सकती है। इरेगुलरिटी इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स भी हो सकते हैं। एनी अदर टाइप ऑफ फ्रॉड्स भी इसके अंदर डाले गए। अगर हम बात करें बैंकिंग फ्रॉड्स की, बैंकिंग फाइनेंशियल फ्रॉड्स की, तो इसको अगर हम क्लासीफाई करना चाहें 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले तो डिपॉजिट और केवाईसी रिलेटेड फ्लो, जो बेसिकली आप ब्रांचेस के अंदर देखते हैं। दूसरा होगा एडवांसेस, लोन्स लेने में किए जाने वाले फ्रॉड्स को। तीसरा होगा टेक्नोलॉजिकल फ्रॉड्स को। अगर आज के टाइम पे देखें तो बेसिकली बैंकिंग में टेक्नोलॉजी ने एक रेवोल्यूशन ला दिया है। हमें बहुत ईज आउट कर दिया है बैंकिंग को यूज़ करने के लिए, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, चाहे मोबाइल बैंकिंग हो, एटीएम हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के आ जाने के बाद से बैंकिंग बहुत आसान हो गई है, बहुत इजी हो गई है, 24/7 हो चुकी है। और पर इससे फ्रॉड की संख्या ही बढ़ी। जैसे जैसे नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का दायरा बढ़ा है, वैसे वैसे फ्रॉड की संख्या बढ़ती है। अगर हम बात करें पूरे फ्रॉड्स में, तो तकरीबन 65% फ्रॉड्स आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल फ्रॉड्स में आता है। और अगर वॉल्यूम की बात करें कि जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस की बात करें, तो वो लोन रिलेटेड फ्रॉड्स में ही आता है। डिपॉजिटरी या केवाईसी काइंड ऑफ फ्रॉड्स के नंबर्स भी कम है, और उसका लोन मतलब उसका जो फंड का अमाउंट है जो इन्वॉल्व होता है वो भी कम है। तो दोस्तों, ये हमने पूरे फ्रॉड को 3 तरीके से डिवाइड किया है, जिस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे अपने आज के इस सीरीज़ में भी और आगे भी। तो पहले हम बात करते हैं डिपॉजिट रिलेटेड बैंक फ्रॉड। तो डिपॉजिट रिलेटेड बैंक फ्रॉड में बेसिकली अगर आप बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं केवाईसी की, नो योर कस्टमर, जो कि जैसे कि जिसका अकाउंट होल्डर है उसकी आईडी, उसका एड्रेस। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसका अकाउंट है उसको पता ही नहीं होता, उसके नाम से अकाउंट ओपन हो जाता है, या जिसका अकाउंट है वो जानता है पर वो अकाउंट किसी और दूसरे को यूज़ करने के लिए। आज की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में कुछ इस तरीके की भी चीज़ें सामने आई कि अकाउंट ओपन करने के बाद में उसका एटीएम, उसकी पासबुक और उसकी चेकबुक किसी तीसरे आदमी द्वारा यूज़ किया जाना। या कई बार ऐसा होता है कि किसी बड़े अमाउंट का चेक हाथ किसी थर्ड पार्टी के लग जाने पर वो उसकी फोर्स को केवाईसी बनाकर उसका अकाउंट ओपन कर लेता है। उसके सिवाय आपने देखा होगा कई बार चेक्स गलत तरीके से चेक्स का ड्रॉन हो जाना, या चोरी करके साइन किए हुए चेक्स का यूटिलाइज कर लेना, या चेक्स को फर्जी
क्लोन करके उस चेक का यूटिलाइज कर देना, या कई बार आपने देखा होगा कि 10,000 के चेक को 1,00,000 रुपये में मैनिपुलेट करके कर देना, या बियरर चेक को क्रॉस चेक को बियरर चेक के तरीके से यूज़ कर लेना। इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ सामने आती हैं जो कि डिपॉजिट बैंक रिलेटेड फ्रॉड्स के अंदर आती है। डॉर्मेंट अकाउंट्स को में भी कई बार यूज़ हो जाता है, बहुत समय से डॉर्मेंट पड़ा उस अकाउंट को यूज़ कर लेना, या नॉन डिपॉजिट या मिसअप्रोप्रिएशन जिसके नाम पे चेक दिएगा उसका नाम किसी थर्ड पार्टी द्वारा निकाल देना। तो ये बहुत सारे तरीके के फ्रॉड्स हैं जो कि बैंक डिपॉजिट के फ्रॉड्स में आते हैं। इस सब फ्रॉड्स को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने 2002 में जैसे केवाईसी के ऊपर के जो डिफ़ॉल्ट था, तो 2002 में केवाईसी नो योर कस्टमर को लेकर आरबीआई ने एक रेगुलेशन बनाया जिसको सभी बैंकों ने इस पे नो योर कस्टमर की एक्टिविटी को रेगुलेट किया। 2002 में हुआ, 2005 या 2015 में। ये बेसिकली ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का ही पार्ट था, जिससे कि हमें पता लग सके कि अकाउंट होल्डर जेन्युइन है, उसकी केवाईसी जेन्युइन है और उसी के द्वारा ये अकाउंट को ऑपरेट किया जा रहा है। और उसी तरीके से जैसे दोस्तों आपने देखा होगा जब चेक्स के होते हैं तो चेक्स को काटते समय बड़ा ध्यान रखने की, तो वो आप जब भी किसी को पहले तो साइन किया हो चेक्स ऐसे ना छोड़ें। अगर फिर दूसरी बात आती है चेक्स को अगर आपने साइन कर रखा तो उसको प्रॉपरली क्रॉस कर दिए होना चाहिए, और अगर आप अमाउंट फिल करते हैं तो उस पर टिपिंग कर दें। टिप लगा देने से उस पर अल्ट्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये कुछ डिपॉजिट रिलेटेड फ्रॉड्स हैं और उनके प्रिवेंशन के तरीके के बारे में डिस्कशन किया गया। फिर उसके बाद आता है एडवांस मतलब लोन्स के केसेस में भी बहुत सारे फ्रॉड्स को देखा गया, जैसे कि गलत तरीके से डेटा का रिप्रेजेंटेशन या गलत फोर्स तरीके से डॉक्यूमेंट का सबमिशन कर देना जाना, या गलत प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करके उसको लगा देना, या जो प्रॉपर्टी है ही नहीं है जो तीसरी पार्टी की प्रॉपर्टी है उसका इंटरप्रिटेशन कर देना, उसको लगवा देना, या लोन जिससे के डॉक्यूमेंट्स भी लिए उसको पता ही नहीं है उसके लोन्स उस पर लोन्स ले लेना। इस तरीके की कई भी एक्टिविटी होती है। कई बार आपने देखा कि जो बिल परचेज होते हैं, बिल परचेज में गलत बिल्स का यूटिलाइजेशन, फेक बिल लगा के पैसे का विड्रॉ कर लेना। लोन्स जैसे आपने अभी फ़िलहाल में नीरव मोदी वाला केस सुना होगा जिसमें कि एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर गलत तरीके से फंड का को रेज कर लेना। इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटी लोन रिलेटेड में होती है, पर इसमें मेनली गलत तरीके से डेटा का ले लेना, या गलत बैलेंस शीट का यूटिलाइजेशन कर लेना, या अप्रीज का अमाउंट बढ़ा देना, ये तरीके ज़्यादा होती है। हाइपोथेकेशन काइंड ऑफ लोन भी होते हैं जिसमें कि जैसे ज्वेलरी की वैल्यू 18 कैरेट है पर उसको 22 कैरेट दिखा देना, या 1 लाख की वैल्यू उसको 2 लाख रुपए दिखा देना। कमोडिटी फंडिंग में भी इस तरीके के होते हैं कि अगर राइस की वैरायटी नॉर्मल है तो उसको बासमती दिखा देना, या रीवैल्यूएशन में उसको और ज़्यादा वैल्यू बढ़ा चढ़ा कर उसको दिखा देना। तो इस तरीके के फ्रॉड्स भी होते हैं, और इस तरीके के फ्रॉड्स को कंट्रोल करने के लिए डे बाई डे बैंक एम्प्लॉई पे और कस्टमर का रेगुलेशन चेक करते रहे और उसको सर्कुलेट करते रहे, और उसमें जो भी अपडेशन है उसको उस हिसाब से अपडेट करते रहे। तो इस तरीके के फ्रॉड्स को रोका जा सकता है, इस फ्रॉड को कंट्रोल किया जा सकता है। अब तीसरे तरीके का फ्रॉड आता है टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड बैंकिंग फ्रॉड। आज की दुनिया को देखते हुए जहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज़्यादा है, इस तरीके के फ्रॉड की संख्या बहुत ज़्यादा, और ये बढ़ेगी, दिन पे दिन ये बढ़ ही रही है। बस इसको कंट्रोल करने के लिए आप सजग रहें, सूचनाओं को सही अवसर पे ध्यान रखें। आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर अपडेटेड रहें, बैंक से उसको समझें, उसके फीचर्स को समझें और उन पे ध्यान रखें। अगर हम टेक्नोलॉजी रिलेटेड बैंकिंग फ्रॉड की बात करें तो इसमें मेनली आता है स्पाई सॉफ्टवेयर रिलेटेड फ्रॉड होता है, जिसमें कि आपको गलत तरीके के फर्जी मेल्स भेजकर उस पर अगर आपने गलती से क्लिक कर दिया तो आपका पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया जाता है, पूरा सिस्टम कंट्रोल कर लिया जाता है, कंप्यूटर वायरस आपके सिस्टम में डाल दिए जाते हैं, आपका डेटा पूरा निकाल लेते हैं। हैकर्स आप जो होते हैं वो आपका पर्सनल डेटा या बैंकिंग डेटा निकाल कर उसके आपके ट्रांजेक्शन्स को ट्रैप कर सकते हैं। आपके अगर ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे आपने कुछ डेटा डाला है तो उसके थ्रू वो आपका डेटा निकाल कर आपकी ट्रांजेक्शन्स को ट्रैप कर सकते हैं। आज की डेट में आपने एटीएम पे भी देखा होगा कि एटीएम के स्ट्रिप्स को कंट्रोल करके उसके निकाल लेते हैं, या एटीएम के वायर टैपिंग करके उसका डेटा आप जब एटीएम यूज़ करते हैं तो उसका डेटा निकाल लिया जाता है। इस सब को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लाया था, जिसको के तहत अगर कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड फ्रॉड होता है तो उसके ऊपर सेक्शन 43 के अंदर उन्होंने काफ़ी
मतलब सख्ती से कानून लाए थे। बेसिकली इसमें ये था कि अब फ्रॉड कमिटेड अगर होता है, अगर डैमेज में 10 लाख रुपए तक पे विल बी ऑफेंडेड टू पर्सन ऑफेंड केस देयर इज अनऑथराइज्ड एक्ट कमिटेड in respect of other person computer system like access downloading, taking copies or information data storage और इस कंटेनमेंट्स कंप्यूटर वायरस किस तरीके के भी डैमेज तो इस पे कवर किया जा सकता था। टेक्नोलॉजी रिलेटेड में ही खासकर जैसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड बढ़ा, वैसे ही क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्रॉड भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। जैसे कभी आपने जो है ना क्लोन करके कार्ड से पैसा निकाल लिया, या कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी देखने में आया कि वो कार्ड होल्डर ने स्वयं शॉपिंग कर लिया और फिर उसको रिपोर्ट कर दिया कि नहीं मेरा कार्ड चोरी होकर किसी ने निकाल लिया। तो इस तरीके की भी कार्ड क्लोनिंग या वाइट प्लास्टिक जो क्लोन करके कार्ड निकाल लेते हैं, अल्टरनेट कार्ड, सिम कार्ड के डेटा पर एक नया कार्ड इशू करा के उसके ऊपर भी फंड निकाल लिया था। या इन पर्सनेट फ्रॉड भी होता है, कभी कुछ फेमस लोगों के नाम पे उनके डेटा निकाल कर उनके नाम से भी फंड निकाल लिया जाता है। बेसिकली ये जो फ्रॉड्स होते हैं बहुत फास्ट होते हैं। ये सील टर्मिनल्स खासकर शॉपिंग साइट्स पे जाकर भी वहाँ से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का यूज़ करके पैसा निकाला जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आरबीआई ने फरवरी 2013 में बेसिकली जो स्ट्रिप को 2 फैक्टर कार्ड्स में कन्वर्ट किया, चिप बेस्ड कार्ड में कन्वर्ट किया। और 2 फैक्टर है, मतलब आपके मोबाइल पे भी ओटीएम आता है, आप कार्ड का तो यूज़ करते हो, मोबाइल पे भी एटीएम आता है, ओटीपी आता है जिसके थ्रू आप वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो पाता है। तो ये बेसिकली हमारे 3 तरीके के फ्रॉड के ट्रांजेक्शन थे। हम इनको और विस्तृत में अपनी आगे की सीरीज़ में देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा प्रयास था। इसी के साथ धन्यवाद। आपका जो कोई भी सजेशन या फीडबैक हो या तो हमें ज़रूर दें और हमारे इस प्रयास को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।